अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। इससे पहले कि मैं रूटीन की खबरों की तरफ जाऊं, सबसे पहले एक अफसोसनाक वाकया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, ये साबिक सेनेटर हैं, माजी में सेनेटर रहे हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा में अहम ओहदों के ऊपर भी रहे हैं और आप इन्हें फ़लस्तीन के हवाले से जो आवाज़ उठाते हैं उस हवाले से भी जानते हैं। सेव गाज़ा की इन्होंने एक तहरीक भी चलाई पाकिस्तान में बड़ी ज़ोरदार तरीके से। उनके भाई का इंतकाल हो गया है और शकील अहमद खान साहब जो हैं, मैं उन्हें ये तो नहीं कहूँगा कि इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए हैं। वजह यह है कि उनके घर के साथ लड़ाई हो रही थी और वो बीच बचाव करवाने के लिए गए, वहाँ पे एक कत्ल हो गया और वो कोशिश कर रहे थे कि लड़ाई को रोका जाए, लेकिन फिर जो कातिल था उसने मज़ीद फायरिंग की और इनको भी शहीद कर दिया। अब शकील अहमद खान साहब का नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के लिए बड़ी दुख की घड़ी है, वो बहुत तकलीफ़ में है और उन्होंने कहा कि उनके भाई उनके दस्तों बाजू थे और उनसे बड़ा प्यार था उन्हें। 3 बजे नमाज जनाजा है आज दिन के वक्त। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और सारी फैमिली को सब्र अता फरमाए, आमीन। अब नाज़रीन आ जाएँ दूसरी जो रूटीन की खबरें उनकी तरफ। तो सबसे पहली खबर यह है कि अमेरिका ने जो दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो है वो एक बलडोज़र की तरह काम किया है। वो जिस तरफ मुंह करते हैं उस तरफ वो अपनी मनमानी करवा देते हैं। अभी उन्होंने टैरिफ्स का जिक्र किया, यूरोप को मुसीबत में डाल दिया, इंडिया को मुसीबत में डाल दिया। उससे पहले उन्होंने इसराइल की जंगबंदी करवाई, फिर गज़ा के हवाले से उन्होंने एक नया फार्मूला दे दिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर बनने के बाद 1-1.5 महीने में इतना कुछ किया है और इतनी तेज़ी से बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की है कि वो हर तरफ कम से कम डिस्कस हो रहे हैं। और अभी जो यूक्रेन के सदर के साथ उन्होंने किया और उसके बाद जो रशिया को उन्होंने वार्निंग दी कि फटाफट मामला सुलह की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि देखें कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे यूक्रेन को जब बहुत ज़्यादा असला और सपोर्ट मिल रही थी तो वो कुछ रशिया के जो क्लेम वाले इलाके उनमें दाखिल हो गया। अब जब वो सपोर्ट ख़त्म हुई है तो रूसी फौजियों ने बहुत बड़ी तादाद में जो यूक्रेनी फौजी हैं उनको घेरे में भी ले लिया है। वहाँ एक बहरान पैदा हो सकता है या बड़ा कत्लेआम भी हो सकता है और सप्लाई लाइन भी कट गई है। तो वहाँ जो कशमकश चल रही है, अगर आपकी दिलचस्पी होगी मैं आपके कमेंट्स देख लूँगा तो उसकी सारी मैं मंजरकशी कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि एक्चुअली इस वक्त रशिया और यूक्रेन की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, किसका कितना नुकसान हुआ है, कौन कहाँ खड़ा है और कौन ये जंग जीत रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे भी जल्द अज जल्द सुलह करवाने के लिए दोनों फ्री कैन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब उन्होंने ईरान को एक लेटर लिख दिया, आयतुल्लाह ख़ामेनी को, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लिखा जनाब के न्यूक्लियर डील चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और ईरान के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने ईरानियों को अजीम लोग भी करार दिया, कोई जंग वंग नहीं करनी, हम इसके साथ एक नतीजा खेज डील करेंगे। इस पे जो है वो ईरान का जो जवाब आया, वो जवाब मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड नहीं था। अमेरिका के लिए बड़ा सख्त जवाब आया है ईरान की जानिब से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि ईरान बदमाशी करने वाले ममालिक के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं बल्कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा और अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात भी तस्लीम नहीं करेगा। अब यह है जी डोनाल्ड ट्रंप के ख़त का जवाब। अगर कोई अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखे और कोई मुल्क आजकल के दौर में भी चाहे कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपने तरीके से अपने आप को मजबूत रखे, तो देखें वो अमेरिका को ऐसे जवाब भी दे सकता है। पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ईरान के अंदर एक पूरा सिस्टम है और वो एक सिस्टम के तहत चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो यरगमाल है।
लिहाजा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वही होता है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में रहती है। और उसी कंट्रोल की वजह से हमने अपने आसपास जितने भी हमसाए हैं सबसे ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, चाइना के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन उसके अंदर भी कभी नरमी कभी गर्मी होती रहती है, वो भी आपसे नाराज़ ही रहता है। फिर इस तरह आपके अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ ताल्लुकात हैं। तो खित्ते में जितने भी ममालिक हैं, आपके आसपास जो दूसरे मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे ओमान और यूएई, उन्होंने आपके लोगों के वीज़े बंद कर दिए, वो पाकिस्तानियों को आने नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान के दोस्त जो हैं खित्ते में वो कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ईरान जो है उन्होंने भी बहुत सारे अफगानियों को वापस भेजा है जिनको उन्होंने पनाह दी थी जंग के दौरान। अब पाकिस्तान भी वापस भेजना चाहता है। देखें, पाकिस्तानियों ने जो अफगानी महाजरीन आए थे, पहले जब जहाज शुरू हुआ था, उसके बाद जब जंग शुरू हुई, उसके बाद जब नेटो ने हमला किया, तो बहुत बड़ी तादाद में 40 लाख के करीब बताए जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा थे। तो ये अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान इनको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। हालांकि पाकिस्तान अच्छी खासी रकम भी लेता रहा, डॉलर्स मिलते रहे पाकिस्तान को इसके एवज, और सपोर्ट फंड मिलता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने ठीक से मैनेज नहीं किया और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया। ये लोग शहरों में चले गए, बड़े शहरों के अंदर जाके इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, घर बना लिए, शादियां कर ली, ये मामलात भी हुए। अब ये अफगानी जो है इनको वापस भेजने का टाइम आया। होता तो ये है कि जब महाजरीन आते हैं तो उनको महाजरीन के कैंपों में रखा जाता है और उस वक्त तक के लिए रखा जाता है जब तक के लिए हालात नॉर्मल ना हो जाए। हालात नॉर्मल होते हैं तो वो वापस जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की मेहमान नवाजी की है, ये तो बात ठीक है। पाकिस्तानियों ने अफगानियों के साथ अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब जब उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो पाकिस्तान इस मामले को भी कैश नहीं करवा सका। नालायकी और नकम्मेपन की इंतहा यह है कि इतनी दहाइयों तक लाखों लोगों की आपने मेहमान नवाजी की है और जाते हुए भी वो बदमज़गी के साथ जा रहे हैं, या दूध में मेंगने डालने वाला हिसाब हो रहा है, या वो आपको बदवाएं देते हुए जा रहे हैं, या नफरत लेकर जा रहे हैं, तो ये आपकी खारजा पॉलिसी की और दाखिला पॉलिसी की एक बदतरीन नाकामी है। होना तो ये चाहिए था कि वो आपका शुक्रिया अदा करके जाते और एक अच्छे जेस्टर के साथ जाते, लेकिन पाकिस्तान अपनी किसी भी काविश को कभी कैश नहीं कर सका। इतने सारे मुहाजिरीन को इतने सालों तक पाकिस्तान में रखा है, इनको तकारीब करनी चाहिए थी, वहां से वुज़रा को बुलाना चाहिए था, यहां से लोग बैठने चाहिए थे, तकरीब के अंदर ये बात होनी चाहिए थी कि जी हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का कि इतनी दहाइयों तक या इतनी नस्लों तक आपने हमारी मेज़बानी की, हमारा यहाँ पे वक्त बहुत अच्छा गुजरा और हम पाकिस्तान के मशकूर रहेंगे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को तरीके से चीज़ें करनी होती है ना, मैनेज करके, बातचीत करके। हर चीज़ डंडे के साथ तो नहीं होती। अब मसला यह है कि यही चीज़ें अगर सियासतदान कर रहे होते, यानी फजल रहमान साहब को आप ये मामला देते या किसी सियासी जमात को देते, पीटीआई को दे देते या किसी और सियासी जमात को, इवन पीपल्स पार्टी को दे देते, तो वो इस मसले को सियासी तरीके से हल करते और इसमें से एप्रिसिएशन भी निकालते। बदकिस्मती से हर मसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट देखती है, तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बंदूक और पैर में बूट है, वो तो डंडे के साथ ही हर मसले को हल करते हैं। नहीं, जिसके हाथ में थोड़ा होता है ना, उसको हर मसला कील ही नजर आता है, यानी वो देखता रहता है कील यहां पे नजर आया, ठक करके ठोक देता है, ये भी नहीं सोचता क्यों ठोकना है। तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में तो हथौड़ा होता है। तो हमें बजाय इसके कि हम इसमें एप्रिसिएशन लेते दुनिया की, अफगानिस्तान की, उल्टा इसके अंदर भी हम जो है वो मुखालफतें ही समेटते रहे हैं। नादरीन, एहसन इकबाल साहब के साथ जब से सानिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ है, वो को बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। उनकी एक और बैकी बैकी बात सामने आई, पहले वो बात आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उन्होंने ये क्यों कह दिया और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी इमरान खान को छोड़ना है तो जेल में तमाम जेब कतरों को भी माफ़ी दे दें। तो एहसन इकबाल साहब, जितने नेशनल लेवल के जेब कतरे हैं उन सबको तो माफ़ी दे दी गई। आप मुझे बताएं किससे अरबों रुपया वसूल किया गया? इस मुल्क में सिरे महल बन गए, जो लंदन अपार्टमेंट्स बन गए, किसी ने आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। अरबों रुपए की लूटमार की गई इस मुल्क के अंदर, चपड़ासियों के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल गए, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। जितने लोगों ने कौम की जेब काटी है वो तमाम लोग तो बाहर फिर रहे हैं, तमाम जेब कतरे तो छोड़ दिए गए हैं। इमरान खान को तो कौम 50 साल से जानती है और सब लोग ये जानते हैं कि करप्शन उसका मसला ही नहीं है, ना वो करप्ट है ना वो बेईमान है, ये उसका मसला ही नहीं है पैसा और दौलत।
उसने तो यहां पे कुछ ऐसा बनाया भी नहीं, और जो कुछ बनाया वो भी वो शौकत खानम को देकर जा रहा है, अपने फलाई इदारों को देकर जा रहा है। यानी उसने अपने बच्चों के लिए तो जायदाद नहीं बनाई है, अपनी बहनों के लिए या किसी के लिए छोड़कर तो नहीं जा रहा। इमरान खान साहब ने तो बाकायदा लिख कर दी है वसीयत अपनी कि मेरे बाद ये सारा कुछ जो है वो चैरिटी कर दिया जाए। तो यहां तो लोगों ने बहुत पैसा बटोरा, बहुत पैसा खाया। इमरान खान को तो कौम जानती है, वो तो लुटेरा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उन्होंने NRO 1 भी किया, फिर उन्होंने NRO 2 भी किया, और इवन जो कवानीन उनको पकड़ने के लिए बने थे वो कवानीन भी उन्होंने इक्तदार को छीनने के बाद बदल दिए। और अफसोस वाली बात यह है कि इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी भरपूर मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है।